Good morning students. Welcome to the online channel of chemistry by श्री महावीर शिक्षण संस्थान किशनगंज रेनवाल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम राउल्ट के नियम को आगे की ओर लेके जाने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में बच्चों हमने ये बात करी थी कि राउल्ट का नियम क्या है और हमने जो विलेन बनाया था वो एक वेपोराइजेबल सोल्यूट और वेपोराइजेबल सॉल्वेंट को मिला करके बनाया हुआ था। बच्चों, आज का जो ये फोर्थ पार्ट है वो अवाष्पशील विलेय के लिए और वाष्पशील विलायक को लेकर के राउल्ट के नियम को डिफाइन कर रहा है। बच्चों, आज जो हम राउल्ट का नियम अप्लाई कर रहे हैं वो एक नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट और वेपोराइजेबल सॉल्वेंट को लेकर राउल्ट के नियम के लिए है। जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, राउल्ट का नियम क्या बोलता था कि जब एक विलेय और विलायक को मिला करके विलेन बनाया जाता है तो विलेय और विलायक यदि दोनों ही वाष्पशील हों, दोनों ही वेपोराइजेबल हों, तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो उनकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक हम बच्चों बात कर चुके थे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अवाष्पशील विलययुक्त विलेन के लिए राउल्ट का नियम। बच्चों, हमने यहाँ पर जो सोल्यूट है यानी जो विलेय लिया हुआ है उस विलेय या सोल्यूट को हमने क्या माना हुआ है? ए। और जो हमारे पास विलायक है, विलायक को बच्चों हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को हमने माना हुआ है बी। ओके बच्चों, और जो राउल्ट का नियम बोलता था वो क्या बोला था कि P = PA + PB, यानी विलेय और विलायक के जो आंशिक दाब है उनके योग का जो परिमाण होगा वो विलयन का कुल दाब कहलाएगा। ये हमारे राउल्ट के नियम के अनुसार था। क्योंकि बच्चों हमारे पास अवाष्पशील विलेय है, यानी जो हमारे पास जो आंशिक दाब लग रहा है, पार्शियल प्रेशर लग रहा है, किसके द्वारा? विलेय के द्वारा, जो कि कैसा है? नॉन वेपोराइजेबल है। तो ये जो PA की वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट = 0 होगी, क्योंकि ये अवाष्पशील है। नॉन वेपोराइजेबल सब्सटेंस कभी भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनके द्वारा वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं होगा। तो इस विलयन का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, वह केवल किस पे डिपेंड करेगा? PB पर, जो हमारा विलायक है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सिंस नॉन volatile solute, therefore PA approximate = 0, therefore the vapor pressure of the solution is equals to पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो P जो है बच्चों वो किसके बराबर होगा? जो हमारा जो सॉल्वेंट है उसके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। अब आपने राउल्ट के नियम के अनुसार पढ़ा था कि जो आपका जो पार्शियल प्रेशर है PB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। फिर आपने इसको लिखा था PB = और आपने लिखा था PB0 XB। बच्चों, ये हम पिछली क्लास तक पढ़ के आ चुके हैं। PB0 क्या चीज़ है? प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। XB इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ B सॉल्वेंट। जो हमारे पास B विलायक है बच्चों उसका ये मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न है। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू उस B सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो P = PB है, इसलिए हम यहाँ ले सकते हैं कि P = PB0 XB। ठीक है बच्चों, ये हमारा उस इक्वेशन से आ रहा है यहाँ पे। सिंस XA + XB = 1, हम यहाँ से XB की वैल्यू निकाल सकते हैं। XB = 1 - XA होगा। इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं? द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1 - XA। ये आ गया हमारे पास में, इसको सॉल्व आउट कर लिया जाएगा तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? P = PB0 - PB0 XA। ठीक है बच्चों, इस वैल्यू को हम इधर लेके आ जाते हैं तो और इसको इधर लेके आ जाते हैं। हम क्या लिखते हैं? PB0 XA इज इक्वल्स टू PB0 - P। ठीक है बच्चों,
PB0 माइनस P। और बच्चों आपने सेकंड वीडियो जब पढ़ा था तब हमने वहाँ पर बात करी थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आपका सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा उसकी प्योरेस्ट फॉर्म से जो कि सॉल्वेंट है। तो ये जो बच्चों है आ रहा है हमारे पास में, ये हमारा डेल्टा P है। डेल्टा P इज़ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये हमको ध्यान रखना है। अब ये आ चुका है हमारे पास में, तो XA की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालते हैं तो XA इज इक्वल्स टू PB0 माइनस P डिवाइडेड बाय PB0। बच्चों ये हमारे पास में जो नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास में, दैट इज इक्वल्स टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रेशियो टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों ये जो रेशियो आ रहा है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको ध्यान रखना है PB0 माइनस P डिवाइडेड बाय PB0, इसको क्या लिखा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपकी ये इक्वेशन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, सॉरी इसको हम यूँ कह सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास में और ये इक्वेशन नंबर 2। आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखना है यहाँ पर। और आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अभी हमने कहा था PB0 माइनस P डिवाइडेड बाय PB0, इसको हमने क्या कहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हिंदी में इसको क्या लिखा जाता है, इसको हिंदी में लिखा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यदि आपको प्रश्न में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछा गया है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल लेंगे। आपको यहाँ ये तो पता है PB0 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, P क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और इसका रेशो ले लिया अपन ने प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर के साथ में। और अगर आपसे केवल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछी जा रही है तो आप जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई आपको यहाँ पे, तो आपको ये इक्वेशन एक न्यूमेरिकल का पॉइंट देके जाएगी। तो यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं कि हमारे पास में जो आदर्श विलयन है या अनादर्श विलयन जो है वो कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। तो बच्चों अब हम बात करने वाले आदर्श विलयन यानी आइडियल विलयन की। वैसे तो बच्चों हम लोग 11th क्लास तक पढ़ के आ चुके हैं कि आदर्श या आइडियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और न ही हमारी जो पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है या जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो किसी प्रोसेस को आइडियल होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो उसको प्रोवाइड कर सकें। फिर भी हम यहाँ पर बात करते हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी सॉल्यूशन को आइडियल हम कब बोल सकते हैं। बच्चों ज़रा ध्यान समझेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कब कहेंगे। मान लीजिए बच्चों हमारे पास में ये एक वेसल है, पोट है, जिसके अंदर हमने प्योर A को रखा हुआ है, और इसी प्रकार से हमने दूसरा जो वेसल लिया, दूसरा पोट लिया, उसमें हमने B सब्सटेंस को रखा हुआ है। अभी आपने बात करी थी A को हम सॉल्यूट बोलेंगे आगे और B को हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन A प्लस B। तो ये तो बच्चों हमारे पास में सॉल्यूशन है, ये हमारे पास में सॉल्वेंट हो गया, और ये हमारे पास में हो चुका है सॉल्यूट यानी विलेय, विलायक और विलयन। तो हम कब इसको आइडियल विलयन कहेंगे बच्चों, जब एक प्योर सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के साथ लेकर के जब विलयन बनाया जाता है तो इस विलयन में उपस्थित जो A और जो B नाम के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है यानी विलेय और विलायक है, इनके मध्य में जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, जो इनके बीच में जो रिएक्शंस हो रही हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो बराबर है तब तो हम उसको कहेंगे कि ये एक आदर्श विलयन है। मान लें कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं बच्चों वो सब AA हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से इसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो सब ऑब्वियसली BB होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि A और A के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है FA, ठीक है, ऐसे ही B और B के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है FB, और यहाँ पर जो अट्रैक्शन लग रहा है इसको हमने बोल दिया यहाँ पर FC। When the solute and solvent have a equal amount of intermolecular reaction forces,
तब हम इसको कहेंगे आइडियल विलियन या आइडियल सॉल्यूशन। यानी एफ ए, फोर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ सी। तो परिभाषा क्या बनी इसकी कि जब आप आदर्श विलयन की बात करते हैं तो विलेय और विलायक के मध्य में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मध्य में जो इंटरमोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन जो लग रहा है, जिनको हम बोलते हैं रिएक्शंस, ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो। लेकिन किसके इक्वल हो? प्योर सोल्यूट के मध्य में लगने वाली इंटरेक्शन के, या और जो है प्योर सॉल्वेंट के मध्य लगने वाली जो इंटरमोलिक्यूलर जो अट्रैक्शंस हैं उनके साथ में। तो ये जब मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा तब हम उसको क्या बोलते हैं? आइडियल इक्वेशन बोलते हैं या आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं तो इसकी डेफिनेशन अपन ये भी बता सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा विलयन जिसमें किसी भी ताप और सांद्रता की परिस्थिति पर जो विलेय और विलायक किसी विलयन में उपस्थित हैं वो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, तब उसको हम कहते हैं आदर्श विलयन। ठीक है बच्चों, ऐसा कह देंगे। या हम ये कह देंगे डाल्टन के नियम की जो पालना करते हैं, डाल्टन के नियम की जो पालना करे उसे भी हम क्या कह सकते हैं? आदर्श विलयन कह सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं। तो कंडीशन नंबर 1 क्या होगी कि ये राउल्ट के नियम की पालना करेगा। राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, राउल्ट के नियम की पालना करता है। दूसरा, डाल्टन के नियम की भी पालना करता है। डाल्टन के नियम की भी क्या करता है? ये पालना करता है। कैसे करता है? हमने कहा था विलयन का जो दाब होता है वो विलेय के और विलायक के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, ये हमने कहा था। तो डाल्टन के नियम की भी पालना कर रहा है। राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है कि अभी इसी से हम ये लिख लेते हैं, तो P इक्वल्स टू PA0XA प्लस PB0XB। तो यही तो हमारा राउल्ट का नियम था, तो राउल्ट के नियम का पालना कर रहा है। तीसरी बात बच्चों, जब आदर्श विलयन का निर्माण होता है तो उस दौरान न तो ऊष्मा ली जाती है न ऊष्मा दी जाती है। नाइदर द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चों, तो जो ऐसा सॉल्यूशन होता है इसके लिए चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 0 होगा। चौथी जो बात है बच्चों वो हमें ध्यान रखनी होगी कि जब विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो उसके आयतन में जो चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम इज 0। तो डेल्टा V इज 0। न तो आयतन बढ़ेगा और न आयतन घटेगा, वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा न वॉल्यूम उसका घटेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको यहाँ पे। और पांचवी जो थिंग है, पांचवा जो इसका कंडीशन है वो क्या होगा कि जब आदर्श विलयन बनाया जाता है तो विलेय और विलायक की जो नेचर है वो कैसी होगी? सिमिलर होगी। ठीक है, जब ये दोनों सेम तरीके के होंगे तब ही ऐसे विलयन का निर्माण हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि विलेय व विलायक, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ हैव सेम नेचर। इनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? समान प्रकृति होनी चाहिए, तब हम आदर्श विलयन का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हम कहते हैं कि 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन। दूसरा एग्जाम्पल, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर SiCl4 मिला दें। तीसरा एग्जाम्पल, आप मेथेनॉल में एथेनॉल को ऐड कर दें। चौथा एग्जाम्पल, आप बेंजीन के अंदर टोलुइन को ऐड कर दें। तो बच्चों ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। तो ये आदर्श विलयन हो गया। तो मैं एक बार इसको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? किसी भी ताप और सांद्रता की परिस्थिति पर बनने वाला ऐसा कोई विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करता हो उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। परिभाषा नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1, अ सॉल्यूशन मेड इन एनी कंसंट्रेशन और एनी टेम्परेचर इन विच राउल्ट्स लॉ इज ओबेड। ठीक है, तो राउल्ट के नियम की जो पालना होगी किसी भी ताप और सांद्रता की कंडीशन में, तब उसको हम क्या कहेंगे? आदर्श विलयन कहेंगे, आइडियल विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? जब आप एक आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं तो इसमें उपस्थित शुद्ध विलेय और विलायक का जो
अन्योन्य क्रिया में जो बल लग रहा है उस बल का परिमाण शुद्ध विलेय विलेय और शुद्ध विलायक विलायक के मध्य लगने वाले परिमाण के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हमने ये कहा था यहाँ पर विलेय और विलायक के मध्य लगने वाले बलों का परिमाण जो है शुद्ध विलेय विलेय और शुद्ध विलायक विलायक के मध्य जो बल लग रहा है उसके परिमाण मैग्नीट्यूड के क्या है, ये इक्वल है। तो सेकंड डेफिनेशन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हम कहेंगे अ आइडियल सॉल्यूशन इज दैट इन विच solute and solvent have a intermolecular attraction force equal to the magnitude equal to the pure solute solute interaction and pure solvent solvent interaction is known as ideal solution। अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं, तो आप कोई भी एग्जांपल याद रख लीजिए, उनकी नेचर सेम होनी चाहिए। अब कौन कौन सी कंडीशन के अंदर जो है हम लोग इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी इसकी कि ऐसा जो विलयन है ये तभी बन सकता है जब ये राउल्ट के नियम की पालना कर रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसा विलयन जो है ये डाल्टन के नियम की भी पालना करता है, आपको दिख रहा होगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब आदर्श विलयन को बनाया जाता है, आइडियल सॉल्यूशन को बनाया जाता है, तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज जीरो होता है, ना तो ये एंडोथर्मिक होगा ना ही ये एक्सोथर्मिक होगा। हीट नाइदर लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है बच्चों। चौथी जो कंडीशन है वो क्या होगी कि ऐसे विलयन का जो आयतन चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम, वो भी कैसा होगा, जीरो होगा, न तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा न ही उसका वॉल्यूम घटेगा। और पांचवी कंडीशन क्या है कि विलेय और विलायक की जो नेचर है वो सेम होगी, समान होगी, तभी ऐसा सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको आदर्श विलयन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम अनादर्श विलयन की। यही डेफिनेशन को अगर हम अनादर्श विलयन में लेके जाएं, हम क्या कहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं अनादर्श विलयन की या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब इसके अंदर क्या डेफिनेशन बन जाएगी कि जब आपने एक प्योर सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिलाया तो आपका सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन में जो ए और बी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उनके मध्य में जो इंटरेक्टिव फोर्स लग रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट के मध्य में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके इक्वल नहीं होगा, या तो उससे ज़्यादा होगा या उस इंटरेक्शन फोर्स से क्या होगा, कम होगा। तब हम उसको कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन। अब बात करते हैं इसकी कंडीशंस की। ठीक है बच्चों, क्या ये राउल्ट के नियम की पालना करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, यानी जो विलयन का जो दाब होगा इज नॉट इक्वल्स टू द पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन, क्या डाल्टन के नियम की पालना करेगा? नहीं करेगा। तो डाल्टन के नियम की पालना नहीं करेगा तो P इज नॉट इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। इन दोनों की जो पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू है या तो इस P से ज़्यादा आएगी या इससे कम आएगी। ठीक है बच्चों। चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब अनादर्श विलयन बनेगा बच्चों तब या तो उसमें से हीट लिबरेट होगी या उसमें उस विलयन को बनाने के लिए, सॉल्यूशन को बनाने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी। याद रखेंगे बच्चों। इसी प्रकार से चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो वॉल्यूम होगा ऐसे विलयन का, सॉल्यूशन का, या तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा या उससे वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है बच्चों। विलेय और विलायक बताओ क्या समान प्रकृति के हो सकते हैं, सेम नेचर के हो सकते हैं? नहीं होंगे। तो विलेय और विलायक की प्रकृति समान नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी? असमान नेचर होगी। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास में, ये हम ध्यान रख लेंगे। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास में, जैसे एथेनॉल के अंदर हम अगर एसीटोन को मिला दें, एथेनॉल में किसको मिला दिया जाए? एसीटोन को मिला दिया जाए। दोनों की नेचर अलग अलग है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2, अगर क्लोरोफार्म के साथ में एसीटोन मिला दिया जाए, क्लोरोफार्म के साथ में क्या मिला दिया जाए? एसीटोन मिला दिया जाए। या फिर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लें, HNO3 नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिला दिया जाए तो भी ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी बुक में या नोट्स में देख करके टैली कर लेंगे। तो बच्चों आई होप आज का जो ये वीडियो है
जो कि हमारे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन यानी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपने ये भी देख लिया आज के वीडियो में कि जब एक नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूट को किसी वेपोराइजेबल सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसका, जो आपके सॉल्यूट का है, वो आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप उस फॉर्मूला को याद रखते हुए सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले टॉपिक में बच्चों हम राउल्ट जो लॉ है इसकी एप्लीकेशन को हम वो लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों पर सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। और भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय।